हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल भाग 3। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? भारत का भूगोल भाग 3। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को अच्छी तरह से देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में ही चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे भारतीय सीमा के बारे में। भारत की सीमा। अब देखिए, भारत की सीमा को अगर देखा जाए, भारतीय सीमा, तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका तटीय सीमा या स्थलीय सीमा, और दूसरा हो जाएगा आपका तटीय सीमा। तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई अगर देखी जाए, ये आपका दो तरह से देख सकते हैं। यहां से आपका एक हो जाएगा, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा, ये संपूर्ण क्षेत्र मान लीजिए। यहां से ये यहां तक आपका स्थलीय सीमा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा। ये आपका स्थलीय सीमा हो जाएगा। और यहां से ये गुजरात का जो क्षेत्र है, यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये आपका क्षेत्र पड़ जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं तटीय सीमा। ये क्षेत्र है, यहां तक का जो क्षेत्र होगा, इसको हम बोलेंगे तटीय सीमा। चलिए, इसको दो भागों में हम लिख दे रहे हैं। एक हो जाएगा आपका क्या? स्थलीय सीमा, और दूसरा जो हो जाएगा आपका भाग, ये हो जाएगा आपका तटीय सीमा। क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं कि यहां से आपका क्या हो जा रहा है, अरब सागर आ जाएगा। अरब सागर, तो ये सब क्या है? सागर ही है लगभग में। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण रूप से क्या है? जल ही जल है, समुद्र है। अरब सागर इधर है, और इधर आप आइएगा तो हिंद महासागर पड़ जाएगा, नीचे जाइएगा तो हिंद महासागर, और इधर से आपका बंगाल का खाड़ी है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र आपका पड़ेगा, ये तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद का जो क्षेत्र होगा, ये आपका बंगाल का खाड़ी। तो इधर भी जल ही जल है देखा जाए तो एक तरह से। तो ये आपका तटीय सीमा होगा, और जो ऊपर का जो क्षेत्र है, ये आपका स्थलीय सीमा होगा। तो हम देखेंगे, एक में क्या देख रहे थे? स्थलीय सीमा, और दूसरा था आपका तटीय सीमा। जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई होगी, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। कुल भारत की कुल सीमा की लंबाई, पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, यानी स्थलीय और तटीय दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों की लंबाई हो जाएगा आपका 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, ये भारतीय यानी भारत की सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 22,716.6 किलोमीटर। उसमें से हम लोग स्थलीय भाग को छाट लें, केवल स्थलीय, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? केवल स्थलीय भाग की लंबाई आपका है कितना? 15,200 किलोमीटर। यहां पर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आपका स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर। तो फिर तटीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, यानी तटीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर?
अब तटीय सीमा जो है आपका, भारत की तटीय सीमा, इसको भी हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अंडमान है, ठीक है, अंडमान है, निकोबार है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ये आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये भी आपका द्वीपीय क्षेत्र है। तो इसको भी हम दो, यहाँ पर आप देखिएगा कुछ भाग यहाँ पे दिखाई देगा आपको, आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये आपका द्वीपीय भाग हो गया। तो तटीय सीमा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तटीय सीमा कितने भाग बांट सकते हैं? तो दो भाग में बांट सकते हैं। तो इसको चलिए ले लिया जाए, इसको हम कितने भाग में बांट सकते हैं जी? तो तटीय सीमा को हम भाग बांट सकते हैं दो भागों में। एक हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा। एक में क्या लिख सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा, भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा, ठीक है। ये जो भारत का मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका द्वीप दिखाई दे रहा है अंडमान, ये जो क्षेत्र है अंडमान, और ये जो निकोबार है अंडमान निकोबार, ये जो आपका लक्षद्वीप है, तो ये द्वीपीय जो सीमा है वो अलग हो जाएंगे। भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा और फिर द्वीपों का तटीय सीमा, यानी द्वीपीय सीमा बोल सकते हैं इसको, भारत की द्वीपीय सीमा, भारत की द्वीपीय सीमा। कितने भाग बांट दिए इसको? दो भाग बांट दिए। एक तो आपका हो गया यानी तटीय सीमा को दो भाग बांट दिए, भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा, और दूसरा हो गया भारत की द्वीपीय सीमा। तो भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई हम देख सकते हैं यानी 7516 है, तो उसमें से 6100 इसकी लंबाई है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर आपका किसका हो गया? 6100 किलोमीटर जो लंबाई है वो भारत की मुख्य भूमि का, यानी यहां से लेकर और आज ये आपका महानदी तक, ठीक है। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा हो गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और भारत की द्वीपीय सीमा देखी जाए तो अब देखिए 7000, कुल तटीय सीमा कितना था? 7516.6 किलोमीटर था। तो उसमें से हम 6100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ हो जाएगा 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यानी भारत की तटीय सीमा अगर देखा जाए यानी भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल सीमा की लंबाई है आपका 22,716.6 किलोमीटर। 22,716 कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर है भारत की सीमा की लंबाई। और भारत की सीमा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? तो भारत की सीमा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका होगा भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, ठीक है, और दूसरा तटीय सीमा रेखा की लंबाई। तो स्थलीय यानी मुख्य भूमि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो है आपका कितना है? 15,200 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। वहीं आपका तटीय सीमा रेखा की लंबाई देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं आपका तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है इसको हम कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में बांट सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा जिसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, और वहीं भारत की द्वीपीय सीमा यानी भारत के द्वीपों का, ये आपका जो अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये द्वीप है, इनका भी तटीय तट का जो समुद्री तट है इसका भी तो कुछ लंबाई होगा। तो इनकी लंबाई है 1416.6 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका हो गया भारत की सीमा से संबंधित कुछ टॉपिक जो अगले वीडियो में हम नहीं बताए थे उसको हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे जो टॉपिक चर्चा करने वाले उससे पहले आप क्या कीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे साफ कर सके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो कुल मिलाकर कितना लंबाई है? तो 22,716.6 किलोमीटर कुल सीमा की लंबाई है।
वहीं आपका भारत की सीमा की भारत की जो सीमा है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो प्रमुखतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा, और दूसरा हो जाएगा भारत की स्थलीय सीमा, और दूसरा हो जाएगा भारत के तटीय सीमा। तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो 7,516.6 किलोमीटर लंबाई है आपका तटीय सीमा रेखा की लंबाई। उसमें से इसको दो भागों में बांट दीजिए। एक हो जाएगा भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा की लंबाई, और दूसरा क्या था, तो द्वीपीय सीमा रेखा की लंबाई। तो भारत के मुख्य भूमि का सीमा रेखा की लंबाई जो था वो कितना था, 6100 किलोमीटर। और वहीं पे द्वीपीय सीमा रेखा की लंबाई कितना था, तो आपका 1416.6 किलोमीटर। याद हो गया आप लोगों को। इसको आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो कृपया करके एक नोटबुक और पेन साथ में लेते चलिए, और जो भी टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है उसको नोट करते चलिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे। अब देखिए, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है उसको देखने से पूर्व हम लोग देख सकते हैं यहाँ के भारत के जो तटीय प्रदेश है, तटीय सीमा को और बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे। भारत की तटीय सीमा, अब देखिए केवल मुख्य भूमि तो हम देख लिए। अब भारत की तटीय सीमा कितने भाग में बांटा गया है, केवल तटीय सीमा, यानी भारत की तटीय सीमा एक तो हम लोग देखे थे कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा, एक द्वीपीय सीमा, वो अलग बात है, वो आपका सीमा रेखा की लंबाई के बारे में देख रहे थे। अब भारत की तटीय सीमा को कितने भाग में बांटा गया है, तो इसको अगर देखा जाए तो दो तरह से बांट सकते हैं। भारत की तटीय सीमा कितने तरह से बांट सकते हैं, मुख्य भूमि को या तटीय सीमा कितने भाग बांट सकते हैं, दो भाग बांट सकते हैं। एक हो जाएगा ये पश्चिमी तटीय, यानी पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय सीमा, और दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्वी तटीय सीमा। ठीक है, एक में आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय सीमा, तटीय सीमा या तटीय प्रदेश बोल सकते हैं, पश्चिमी तटीय प्रदेश सीमा ही लिखिए। और दूसरा क्या हो जाएगा उधर, पूर्वी तटीय सीमा। अब देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय सीमा या तटीय प्रदेश में देखा जाए तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, इसमें आपके पश्चिमी तटीय प्रदेश में लगभग आ जाते हैं। एक में आता है काकरापाड़ा तट, काकरापाड़ा तट। ठीक है, दो में आपका आ जाएगा कोंकण तट, कोंकण तट। तीन में आ जाएगा कन्नड़ तट, और चार में आ जाएगा मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, पश्चिमी तटीय प्रदेश में पहला क्या था, पहला था आपका काकरापाड़ा तट, दूसरा क्या था कोंकण तट, और तीसरा क्या हो जाएगा कन्नड़ तट, और चौथा हो जाएगा मालाबार तट। अब देखिए, तट जो है इसको यहां से देखा जाए तो सरक्रिक से लेकर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये इसको हम कहते हैं, ये आ जाएगा दीव तक। दीव तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र ये होगा, इसको हम बोलते हैं काकरापाड़ा तट।
काकड़ापारा तट। ठीक है, ये आपका सर्क्रिक हो गया, सर्क्रिक यानी 24 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल से सर्क्रिक से लेकर आपका दीव तक, कहां तक, दीव तक जो क्षेत्र है, यहीं पे लिख लीजिए, दीव तक का जो क्षेत्र है ये आपका पड़ जाएगा काकड़ापारा तट। और दीव से लेकर हम लोग आगे चलेंगे तो दीव से लेकर गोवा तक ये जो क्षेत्र होगा, दीव से लेकर गोवा तक ये जो क्षेत्र पड़ेगा आपका, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट, ठीक है। और गोवा से लेकर, ये जो आपका गोवा है, यहां से लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मंगलौर एक पड़ता है, मंगलौर, मंगलौर तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाएगा आपका कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और मंगलौर से लेकर ये जो क्षेत्र पड़ेगा, मंगलौर से लेकर ये आपका कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी, यहां तक के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मलाबार तट। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मलाबार तट। मलाबार तट। तो कितना हुआ, काकड़ापारा 1 हुआ, कोंकण 2 हुआ, कन्नड़ 3 हुआ और मलाबार तट 4 हुआ। तो ये 4 हो जाते हैं आपके पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय सीमा। और आपका इधर से हम लोग देखेंगे पूर्वी तटीय सीमा, तो इधर से मात्र 2 ही होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें कितने होंगे, तो इसमें होते हैं 2, चलिए इतना इससे निकल सकता नहीं है, 2 ही होंगे। एक होगा आपका कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, और दूसरा होता है उत्तरी सरकार। ठीक है, तो अब देखिए कहां से कहां तक, ये आपका जो कन्याकुमारी है, यहां से लेकर हम लोग चलेंगे विशाखापत्तनम तक, ये जो क्षेत्र पड़ता है विशाखापत्तनम, पर लिखते हैं विशाखापत्तनम। तो यहां तक का जो क्षेत्र है ये आपका पड़ता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये संपूर्ण क्षेत्र कन्याकुमारी से विशाखापत्तनम तक आपका क्या पड़ेगा, तो ये पड़ता है आपका कोरोमंडल तट। और यहां से चले आइए महानदी के मुहाने तक, ये जो है महानदी, महानदी महानदी का जो क्षेत्र है, यहां इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से बोला जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यानी भारत की तटीय सीमा को हम देख रहे थे, तो भारत की तटीय सीमा कितने भाग बांटा गया है, 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। प्रथम क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय सीमा या पश्चिमी तटीय प्रदेश, यानी भारत तटीय प्रदेश को भी देखा जाए इस तरह से बोल सकते हैं भारत तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश कितने भाग बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो हो जाएगा पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय सीमा, और एक हो जाएगा पूर्वी तटीय सीमा। पश्चिमी तटीय सीमा के अंतर्गत कौन कौन से तट आते हैं, तो काकड़ापारा तट आएगा, दूसरा आएगा कोंकण तट आएगा, तीसरा
कन्नड़ तट आता है और चौथा मलाबार तट आता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहां से हम 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं। जो आपका काकड़ा तट है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गुजरात का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। यानी काकड़ा तट को गुजरात का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसको कहाँ पे लिख लिया जाए, ऊपर लिख लिया जाए। यानी काकड़ा तट को गुजरात का तटीय प्रदेश भी बोला जाता है। गुजरात का तटीय प्रदेश, काकड़ा तट जो है ये किसका तटीय प्रदेश होगा, गुजरात का तटीय प्रदेश भी कहा जाता है। कोंकण जो तट है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश भी इसको बोला जा सकता है, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। ठीक है, इसी प्रकार जो कन्नड़ तट है इसको बोला जाता है कर्नाटक का तटीय प्रदेश। इसको क्या बोल सकते हैं, तो कर्नाटक का तटीय प्रदेश, कर्नाटक का तटीय प्रदेश। और जो मलाबार तट है इसको केरल का तटीय प्रदेश बोला जाता है। इसको हम बोल सकते हैं केरल का तटीय प्रदेश। ठीक है, और जो कोरोमंडल है इसको हम बोल सकते हैं क्या, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश। ठीक है, लेकिन आप यहां पे देखिएगा विशाखापत्तनम के बाद महानदी तक, तो इसमें आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों ही आता है। यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों के तटीय प्रदेश को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, उत्तरी सरकार। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी सरकार बोलते हैं। यानी आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का तटीय प्रदेश बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का तटीय प्रदेश बोलिए या क्षेत्र बोलिए, तटीय प्रदेश बस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, हम लोग ये देखे कि भारत की जो तटीय सीमा है कितने भाग बटा गया है, 2 भागों में बटा गया है। यानी पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा हो जाएगा क्या, पूर्वी तटीय प्रदेश। एक में क्या था, पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा में पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी तटीय प्रदेश में कितना था जी, तो 4, काकड़ा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मलाबार तट। ठीक है, और पूर्वी तटीय प्रदेश में क्या आपको दिखाई दिया, तो पूर्वी तटीय प्रदेश में हमको 2 चीज दिखाई दिया, एक आपका कोरोमंडल और दूसरा आपका उत्तरी सरकार। ठीक है, तो कोरोमंडल जो है आपका क्या है, कोरोमंडल जो है तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है, और उत्तरी सरकार जो है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा का तटीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार, यानी सम्मिलित रूप से। ठीक है, तो पूर्व में मात्र 2 ही तटीय प्रदेश है और पश्चिम में कितने हैं, 1 2 3 4 है। अब सबकी विशेषता आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा तटीय प्रदेश या सबसे लंबा तटीय सीमा कौन सा है, तो आपका काकड़ा तट जो है ये सबसे सर्वाधिक लंबा है, इसको याद रखना है। यानी गुजरात का तटीय प्रदेश ये सबसे लंबा यानी सर्वाधिक लंबा, इसे याद रखना है, सर्वाधिक लंबा ये कौन होगा, तो काकड़ा यानी गुजरात का तटीय प्रदेश सर्वाधिक लंबा है। कोंकण तट की विशेषता क्या है, तो कोंकण तट की विशेषता है कि यहाँ पर यानी मुंबई हाई अवस्थित है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मुंबई हाई अवस्थित है। मुंबई हाई कहाँ पर अवस्थित है, तो कोंकण तट पर ही अवस्थित है। मुंबई हाई यहाँ पर लिख सकते हैं, मुंबई हाई कहाँ पर अवस्थित है, तो कोंकण तट पर अवस्थित है। और यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल निकाला जाता है। पेट्रोल यानी सर्वाधिक मात्रा में, भारत का सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल निकाला जाता है। भारत का सर्वाधिक
मात्रा में पेट्रोल कहां से निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है आपका मुंबई हाई से। ठीक है, मुंबई हाई यानी मुंबई से 176 किलोमीटर दूर जो है, यानी मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में क्या किया गया है, यानी एक मचान का निर्माण किया गया है। ठीक है, मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर, ठीक है, अरब सागर में एक मचान बनाया गया है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, पाइप धंसा कर समुद्र में तेल को निकाला जाता है। ये मुंबई हाई कहां पर अवस्थित है, ये आपका कोंकण तट में ही अवस्थित है, और यहाँ से भारत का सर्वाधिक मात्रा में क्या निकाला जाता है, तो पेट्रोल निकाला जाता है। सबसे व्यस्त कोई तट है, सर्वाधिक व्यस्त, भारत की सर्वाधिक व्यस्त तटीय प्रदेश कौन सा है, तो वो भी आपका कोंकण तट है। इसमें लिख लेना है कि भारत की सबसे सर्वाधिक व्यस्त तटीय प्रदेश, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्वाधिक व्यस्त तटीय प्रदेश। ठीक है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक व्यस्त तटीय प्रदेश आपसे पूछे तो वो भी कौन हो जाएगा, कोंकण तट। यानी पेट्रोल सर्वाधिक मात्रा में कहां से निकाला जाता है, तो वो भी हो जाएगा आपका कोंकण तट। और मुंबई हाई कहां पर अवस्थित है, तो वो भी हम बोल सकते हैं कहां पर, तो कोंकण तट। इसकी एक और विशेषता है, यानी सर्वाधिक, यानी आधुनिक बोल सकते हैं सबसे न्यू बंदरगाह, ठीक है, या आधुनिकतम बंदरगाह कहां पर अवस्थित है, किस तट पर बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं आधुनिकतम बंदरगाह जो बना है वो पंडित जवाहर नेहरू बंदरगाह, यानी जवाहर नेहरू बंदरगाह, ये भी आपका कोंकण तट पर ही अवस्थित है। आधुनिकतम बंदरगाह जवाहर नेहरू बंदरगाह, ये भी कहां पर अवस्थित है, तो ये भी आपका कोंकण तट पर ही अवस्थित है, जो क्या है सर्वाधिक मतलब आधुनिकतम बंदरगाह है, सबसे नया बंदरगाह है। ये भी कहां पर अवस्थित है, तो ये कोंकण तट पर ही अवस्थित है। सबसे पहले यानी काकरापाड़ा तट की विशेषता क्या थी, तो ये सर्वाधिक लंबा तटीय प्रदेश है। ठीक है, तटीय सीमा है ये, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि कोंकण तट जो है, एक में हम लोग क्या है काकरापाड़ा, दूसरा आपका क्या था कोंकण तट। तो कोंकण तट की विशेषता क्या है, तो ये सर्वाधिक व्यस्त, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सर्वाधिक व्यस्त तटीय सीमा कौन सी है, तटीय प्रदेश कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे व्यस्त तटीय प्रदेश जो है आपका महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है, या बोल सकते हैं कोंकण तट जो है वो काफी क्या है, व्यस्त तटीय प्रदेश है। ठीक है, दूसरी बात कि सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल का उत्पादन कहां से, किस तटीय प्रदेश से होता है, तो भी होगा आपका कोंकण तट से सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मुंबई हाई जो अवस्थित है कहां, किस तट पर अवस्थित है, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि कोंकण तट पर ही मुंबई हाई क्या है, अवस्थित है। ठीक है, तीसरा बात हम लोग देख रहे हैं आपका कन्नड़ जो तट है, तो कन्नड़ तट आप देख सकते हैं, यानी गोवा से लेकर मंगलौर तक। सबसे पहले इसकी यानी सरक्रीक से लेकर दीव तक आपका काकरापाड़ा, और दीव से लेकर कहां तक, गोवा तक आपका हो जाएगा कोंकण तट, और गोवा से लेकर मंगलौर तक, यानी गोवा से लेकर मंगलौर तक जो आपका क्षेत्र आता है ये कन्नड़ तट आता है। ठीक है, ये देख लेना है। तो कोंकण तट में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सर्वाधिक मात्रा में व्यापार पूछ दे, यानी सर्वाधिक व्यस्त, यानी व्यापारिक दृष्टि से, यानी सर्वाधिक व्यापार कहां से होता है, या सर्वाधिक व्यस्त कोई तट है तो कोंकण तट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हो कि सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क का व्यापार कहां से होता है, तो ये हो जाएगा आपका कन्नड़ तट। लौह अयस्क का सर्वाधिक मात्रा में व्यापार, लौह अयस्क का सर्वाधिक व्यापार यहां पर हो जाएगा लौह अयस्क का सर्वाधिक व्यापार। ठीक है, तो लौह अयस्क का सर्वाधिक मात्रा व्यापार किस तट से होता है, तो ये हो जाए आपका कन्नड़ तट से ही क्या होता है, लौह अयस्क का सर्वाधिक मात्रा में व्यापार होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लौह अयस्क का सर्वाधिक मात्रा में व्यापार कहां से होता है, तो लौह अयस्क का व्यापार सर्वाधिक मात्रा में आपका कन्नड़ तट से होता है। और किस बंदरगाह से होता है, तो न्यू मंगलौर एक बंदरगाह यहाँ पर अवस्थित है, न्यू मंगलौर बंदरगाह, यहीं से सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, लौह अयस्क का व्यापार होता है। न्यू मंगलौर बंदरगाह। ठीक है, ये कहां पर अवस्थित है, तो आपका बोल सकते हैं, ये तो आप हम चले गए कहां पर, केरल में चले गए, सॉरी
कि आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह जो अवस्थित है यहाँ पर है, न्यू मंगलौर। ठीक है, न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है, तो अभी आपका कन्नड़ तक अवस्थित है, जहां से क्या होता है यानी सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क का व्यापार होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, फिर हम लोग चल रहे हैं आपका मलाबार तट। तो मलाबार तट की विशेषता यह है कि ये जो तटीय प्रदेश है, मलाबार के जो तटीय प्रदेश, ये देखिए इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटराइट मिट्टी पाए जाने के कारण, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपका मलाबार तट में। पहला पॉइंट क्या कि यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जब लेटराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है तो मिट्टी का रंग कैसा होगा, तो लाल होगा। यानी लेटराइट जो शब्द बना है लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, ईंट, तो ईंट का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो यहाँ का मिट्टी का रंग कैसा होगा, लाल होगा, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी की विशेषता यह है कि वहां पर यानी आपका गर्म मसाले अधिक होता है। यानी लेटराइट मिट्टी में गर्म मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। नारियल वगैरह, काजू वगैरह, ये सब का उत्पादन यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। कहाँ पर, तो लेटराइट मिट्टी यानी मलाबार तट पर। ठीक है, और मलाबार तट की विशेषता एक और खास है कि जैसे ही देखिएगा, यानी मलाबार तट की विशेषता, मलाबार तट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मलाबार तट। तो मलाबार तट की विशेषता एक मतलब खास कर यह है कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, हम लोगों ने अभी देखा कि आपका जो मलाबार तट है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। पहली विशेषता यहाँ पर क्या पाई जाती है जी, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर गर्म मसाले अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। गर्म मसालों का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, आपका मलाबार तट में, साथ ही यहाँ पर आणविक खनिज बड़े मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। आणविक खनिज की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। कहां से, आपका कोरोमंडल तट से। ठीक है, सॉरी, मलाबार तट से। मलाबार तट से क्या होगा, एक तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, दूसरा गर्म मसालों का उत्पादन अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है, तीसरा की आणविक खनिज भी बड़े मात्रा में यहाँ प्राप्त होते हैं। और चौथी विशेषता, इससे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि मानसून से अगर संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो भारत की प्रथम मानसून कहाँ पर पड़ती है, तो वो भी आपका मलाबार तट पर ही पड़ती है। मानसून की जब बात आ गया, तो मानसून हम लोग देख रहे हैं कि मानसून की बात अगर की जाए तो भारत में कितने प्रकार के मानसून पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 2 प्रकार के मानसून पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मानसून पाए जाते हैं जी, तो 2 प्रकार के मानसून पाए जाते हैं। एक आपका होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। एक क्या होता है जी, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, एक दक्षिण पश्चिम मानसून। एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखिए, ये हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब यहां से। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में, यानी भारत के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा कौन कराती है, तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा जो कराती है वो आपका क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा यानी भारत के अधिकतर क्षेत्रों में क्या कराया जाता है, वर्षा कराया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून यानी भारत में सबसे पहले वर्षा कहां पर कराती है, तो आप बताइए कि आपका दक्षिण पश्चिम यानी अरब सागर से, हिंद महासागर से जल को अपने आप भर रही है जब हवा है, यानी जब भारी हो रही है, आद हो रही है, तो उठाकर सबसे पहले स्थल पर कहां पटकेगी, तो यहीं पर न पटकेगी। पहला उसको स्थल में कौन दिखाई दे रहा है, यही मलाबार तट दिखाई दे रहा है। तो यानी भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा कहीं कराया जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारत में वर्षा कराने वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सर्वाधिक मात्रा में या सबसे पहले वर्षा कहां पर होता है, तो मलाबार तट पे होता है। ये भी बात याद रखना है, मलाबार तट पे होता है। ठीक है,
ये पॉइंट लगभग यहाँ से इतना आपका हो गया क्या, पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय सीमा से संबंधित। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर ले रहे हैं। सबसे पहले सीमा के बारे में हम देख रहे हैं, भारत की तटीय सीमा या भारत तटीय प्रदेश, उसमें यानी भारत की पश्चिमी, इसको कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में, पश्चिमी तटीय प्रदेश और दूसरा क्या था, पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय प्रदेश में क्या क्या था आपका, काकरापारा तट था, कोंकण तट था, कन्नड़ तट था, मलाबार तट था। पूर्वी तटीय प्रदेश में क्या था आपका, कोरोमंडल तट था, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, सरक्रीक से लेकर यानी दीव तक का जो क्षेत्र है, सरक्रीक से लेकर, देखिए यहाँ पर सरक्रीक है यानी 24 डिग्री चैनल, 24 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, चैनल को अक्षांश रेखा के नाम से ही चैनल रखा गया है। तो यहाँ पर यानी सरक्रीक से लेकर दीव तक का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं काकरापारा तट, और इसे इसका दूसरा नाम क्या है, गुजरात का तटीय प्रदेश भी इसको बोला जाता है। यानी काकरापारा तट को गुजरात का तटीय प्रदेश भी बोला जाता है, और यह सर्वाधिक लंबा तटीय प्रदेश है भारत का। ठीक है, बस इससे इतना ही याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सर्वाधिक तटीय प्रदेश कौन सा है, ये सीमा कौन सा है, तो आपको याद रखना है भाई गुजरात का, आंख मूंद कर मार दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दीव के बाद ये जो दीव क्षेत्र है, दीव से लेकर यहाँ पर देखिए गोवा, यहाँ पे क्या है दीव, और दीव से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र होगा वो कहलाता है आपका कोंकण तट। ठीक है, दीव से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण तट। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, यहाँ से व्यापार होता है, यानी सबसे ज्यादा व्यस्त तटीय प्रदेश कोई है सर्वाधिक व्यस्त तटीय प्रदेश कोई है तो वो कौन सा है, आपका कोंकण तट है। और इसकी और बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मान लीजिए कि सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन कहां पर होता है, तो भी हम बोल सकते हैं आपका कोंकण तट से ही अधिक मात्रा में भारत का पेट्रोल, सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर सबसे आधुनिकतम बंदरगाह अवस्थित है, जिसका नाम है पंडित नेहरू बंदरगाह। ये भी कहां पर अवस्थित है, तो ये आपका कोंकण तट पर ही अवस्थित है। ये पॉइंट यानी कोंकण तट से आपको याद रखना था। इसके बाद देखेंगे कि गोवा से लेकर मंगलौर तक का जो क्षेत्र है, ये देख रहे हैं ना, गोवा से लेकर मंगलौर तक का जो क्षेत्र है, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गोवा से मंगलौर। देखिए गोवा और मंगलौर, इसके बीच में जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग कन्नड़ तट। ठीक है, गोवा से लेकर मंगलौर तक के तटीय क्षेत्र को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, और इसको कर्नाटक का तटीय प्रदेश भी बोला जा सकता है। ठीक है, और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क का व्यापार होता है। सबसे ज्यादा व्यापार पूछे तो कोंकण तट, और सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क अगर जोड़ दे तो आपको याद रखना है कन्नड़ तट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अगर क्वेश्चन चला जाए, बंदरगाह पे चला जाए कि सबसे अधिक लौह अयस्क का व्यापार जो होता है किस बंदरगाह से होता है, तो उसके लिए आपको अलग से याद रखना होगा न्यू मंगलौर बंदरगाह। ठीक है, इसकी यही खास विशेषता है। उसके बाद आते हैं तो मंगलौर एक जगह है, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा, तो मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का ये जो क्षेत्र है, ये जो केरल का, इसको हम लोग बोलते हैं मलाबार तट। इसको क्या बोलते हैं, मलाबार तट। और मलाबार तट को हम और किस नाम से बोल सकते हैं, तो केरल का तटीय प्रदेश के नाम से भी इससे जाना जाता है। अब देखिए मलाबार तट की विशेषता क्या है, मलाबार तट की विशेषता है कि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको उठाकर यहाँ पर लेकर चले आए। ठीक है, तो इसको देखिएगा मलाबार तट को, कि मलाबार तट की विशेषता क्या क्या है। तो इसकी विशेषता है कि भाई यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और सबसे गर्म मसालों का उत्पादन यहाँ पर होता है। लेटराइट मिट्टी जब है तो इसका कलर कैसा होगा, लाल होगा, और यहाँ पे गर्म मसालों का उत्पादन होता है, नारियल की खेती होती है, काजू की खेती होती है, ये सब विशेषता ही है उसके। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी में आगे चलेंगे, खासकर स्टेट वाइज, तो उसमें हम विशेष रूप से पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आणविक खनिजों का बड़े मात्रा में यहाँ से क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक खासकर विशेषता यह है कि यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी चढ़ता हुआ मानसून, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में सबसे पहले कहां पे वर्षा कराई जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और पूछता भी है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में सबसे पहले या सर्वाधिक मात्रा में सबसे पहले वर्षा कहां पर कराई जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि वो आपका क्या होगा, केरल होगा। सर्वाधिक मात्रा में पूछे या सबसे पहले पूछे तो वो कौन होगा, केरल होगा। केरल का तटीय प्रदेश बोल सकते हैं या मलाबार
तट बोल सकते हैं, जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा सबसे पहले वर्षा कराई जाती है। ये बात आपको याद हो गया होगा। उसके बाद चलिए हम लोग आ रहा है कोरोमंडल तटीय प्रदेश। ये जो दिखाई दे रहा है यहां से लेकर ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर ये विशाखापट्टनम तक का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको, कोरोमंडल का तटीय प्रदेश, यानी कोरोमंडल तट बोलते हैं या बोल सकते हैं तमिलनाडु का तटीय प्रदेश। ठीक है, कहां से कहां तक, तो आपका कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक का जो ये तटीय प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये तटीय क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, यानी कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम दिखाई दे रहा है ना जी, ये सभी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। जिसको ये कौन से किस स्टेट में पड़ेगा, तमिलनाडु पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता यही है, चलिए यहाँ पे उठाकर उसको लेकर आ रहा है। ठीक है, वहां पे जगह नहीं है। तो ये आपका उत्तर पूर्वी जो मानसून है, अभी हम लोग देख रहे थे कि दक्षिण, ठीक है, और पश्चिम मानसून द्वारा सर्वाधिक मात्रा में वर्षा, यानी सबसे पहले वर्षा कहां पर कराया जा रहा था, यहाँ पर कराया जा रहा था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा कराया जा रहा था यहाँ पर। ठीक है, मानसून के द्वारा, यानी आपका मलाबार तट पे वर्षा कराया जा रहा था, मलाबार तट पे। अब क्या होगा कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है, अब उत्तर पूर्वी मानसून इधर से लौट रही है, लौटेगी तो बंगाली खाड़ी में आएगी, इधर से सूखी हवा आई और बंगाली खाड़ी में जैसे ही प्रवेश की, अपने आप को जल से लबालब कर ली। जल से जब लबालब हो गई, पूरी भारी हो गई, तो अब स्थल इन्हें कहीं मिला था, हो कहीं ना मिली, डायरेक्ट उठा कर लेकर आएगा, यहीं पे स्थल मिलेगा। ये देखो, ये अब ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहीं पर ये इसको स्थल दिखाई देता है। ठीक है, और यहीं पर लाकर पूरा जल से तो लबालब है, क्योंकि पूरा बीच में समुद्र मिलल बा, कुछ तो मिलल नहीं है, स्थल कहीं डाल दे बेचारा। अब ये क्या करेगा कि पूरा जलवा को उठा कर लेकर आएगा, भारी तो पहले से है लबालब, अब आएगा जैसे ही सूखा क्षेत्र मिलेगा स्थल, लाकर पूरा का पूरा पानी यही लेकर पटक दिए। कहाँ पे, आपका ये कोरोमंडल तट पे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है बाबू, कि लौटते हुए मानसून के द्वारा, या पूछ सकता है क्या, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत में एक ही एक जगह है, मात्र एक जगह भारत में कहां पे वर्षा कराई जाती है या कहां पे वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत में कहां पे वर्षा होती है, या सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, ये क्वेश्चन पूछ दे तो एकदम आंख मूंद कर लोग टिक आउट कर दिया लोग का, तो कौन सा तट हो जाएगा, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, यह तमिलनाडु का तटीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इधर से तो गया बेचारा, इधर से पूरा पानी उनी लेकर गया, जल सला बलब जो हवाएं थी, हाँ ये तमिलनाडु में वर्षा कराई, इस तरह वर्षा कराती हुई पूरे भारत में वर्षा कराई, कराने के बाद इधर से आई और फिर तो जैसे इधर आगे प्रवेश करती है, यानी हवाएं शुष्क हो जाती है, उसके अंदर के जो नमी होता है वो समाप्त होता है, फिर वो प्रवेश करती है, आपकी पछुआ हवा देखिएगा बिहार में होता है, फिर ये बंगाली खाड़ी में प्रवेश करती है, सूखी हवा जो ऊंट को सुखा देती है, फिर ये आती है बंगाली खाड़ी में प्रवेश करती है, फिर अपने अंदर नमी को धारण करेगी और पूरा नमी नमी मिलेगा, इधर कोई असर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा डायरेक्ट यहीं पे तमिलनाडु, यानी कोरोमंडल तट, और वहीं पर ले जाकर सब ढा देगी। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा आपका वहीं पर करा देती है। तो याद रखना है कि उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा भारत में एक ही जगह वर्षा होता है सबसे ज्यादा, तो आपका वो है कोरोमंडल तट। ठीक है, बाकी ये तो आपका देख ही सकते हैं, उत्तरी सरकार कोई खास विशेषता नहीं है, आपका यहाँ से देख सकते हैं विशाखापट्टनम से लेकर महानदी तक के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसकी विशेषता के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारा द्वीप है, आपका व्हीलर द्वीप है, पंबन द्वीप है। ठीक है, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, तो द्वीप में हम जो भी इसकी विशेषता है द्वीप में उसको चर्चा करेंगे, इसको ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि लगभग भारत की जो तटीय सीमा है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है,
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जो भी आसपास आपके साथ जो पढ़ने लिखने वाले जो लोग हो सबको शेयर कीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई ज्योग्राफी बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, आइए जुड़िए और पढ़िए। ठीक है, तो आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।